एक रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में एसआईपी या फिर लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके अगर लंबे समय तक उसे होल्ड करता है तो एक समय के बाद बहुत अच्छा खासा कॉर्पस वो जनरेट कर सकता है। जब वो पैसे को रिडीम करेगा यानी पैसा जब निकालेगा तो वहां पर जितना भी कैपिटल गेन उसको हुआ होगा उस पर एक स्पेशल रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। और अगर आपने ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया है और उसे लंबे समय तक होल्ड रखा है तो ये आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो लाखों में हो सकती है। म्यूचुअल फंड से मिलने वाले रिटर्न पर जो टैक्स लगाया जाता है, जो हमें कैपिटल गेन हो रहा है, वो हमारे मेन सोर्स ऑफ इनकम में टोटल जो हमारी इनकम है उसमें जुड़ जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि न्यू टैक्स रेजिम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो 7 लाख तक का वहां पर टैक्सेशन में छूट है। मतलब कि कुछ टैक्स लायबिलिटी आपकी 20-25 हज़ार बनेगी, लेकिन 25 हज़ार से कम अगर आपका टैक्स बन रहा है तो उस कंडीशन में आपकी टैक्स को जीरो कर दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इस वजह से ये माना जाता है 7 लाख तक आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो जीरो बन रही है। अब कोई एक ऐसा रिटेल इन्वेस्टर है जिनका सैलरी से 7 लाख तक का इनकम हो जा रहा है और वो म्यूचुअल फंड से पैसे जब रिडीम कर रहे हैं तो उनको जो कैपिटल गेन हो रहा है उसमें 1,25,000 तक का कैलकुलेशन किस हिसाब से होगा और कैसे वो टैक्स बचा सकते हैं जिनका सैलरी से ही 7 लाख तक का इनकम हो जा रहा है। इसके अलावा ये सारी व्यवस्था जो है अभी जो टैक्सेशन का रूल है उसके अकॉर्डिंग है। 2025 से ये प्रपोज्ड है डायरेक्ट टैक्स कोड लागू हो सकता है और अगर ये लागू हुआ तो जो हमारा टोटल कैपिटल गेन हो रहा है वो तो मेन सोर्स ऑफ इनकम जो हमारी रेगुलर इनकम है उनमें तो ऐड होगा ही होगा, साथ ही साथ जो अभी हमें स्पेशल टैक्स रेट देखने को मिलता है वो हटा करके जो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो हमारा टैक्स लगता है वो अप्लाई हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी और कैसे हम इस 1,25,000 तक का जो हमें एग्जम्पशन दिया गया इसका लाभ उठा सकते हैं। कुल मिलाकर के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में पूरे टैक्सेशन रूल को समझने वाले हैं कैपिटल गेन पर और साथ ही साथ किस तरीके से आप इस टैक्स लायबिलिटी को जीरो कर सकते हैं, इन सब के रिगार्डिंग डिटेल में बात होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैक्ट के साथ वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड से जो हमें अर्निंग होती है वो 2 प्रकार से होती है। पहला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ऐसा कोई भी म्यूचुअल फंड जिसे हमने 1 साल से कम के लिए होल्ड रखा, यानी 1 साल से कम के लिए होल्ड रखा और इसको बेचने पर, मतलब कि हमने इन्वेस्ट किया और 1 साल से कम समय में ही हमने उसे बेच दिया यूनिट्स को, तो बेचने पर जो हमें कैपिटल गेन होगा उसे बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और इस पर जो टैक्स लगाया जाएगा उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और ये टोटल जो हमारा कैपिटल गेन होता है उसका 20% लगाया जाता है अभी के नियम के अनुसार। वहीं पर कोई एक ऐसा म्यूचुअल फंड यूनिट जिसे हमने 1 साल से ज़्यादा यूनिट होल्ड करके रखा, मतलब 1 साल से ज़्यादा तक हम उसे होल्ड करके रख रहे हैं, आज हमने इन्वेस्ट किया और 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, मतलब कि 1 साल से ज़्यादा कितना भी हो, अगर आप उसे होल्ड करके और उसके बाद उसको बेचते हैं तो उस पर जो आपको रिटर्न मिला, जो कैपिटल गेन मिला, उस पर जो आपको टैक्स लगाया जाएगा उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोला जाएगा और ये अभी के नियम के अनुसार 12.5% है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है इसे हम लोग चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है इसे इग्नोर किया जा सकता है। कैसे? जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एटलीस्ट 1 साल से ज़्यादा ही आपका टाइम होराइजन होगा। तो अगर आप अपने यूनिट्स को अगर बेचना ही चाहते हैं तो उसको 1 साल होल्ड कर लीजिए। ये जो 20% का आपका टैक्सेशन का रूल है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर, ये आप स्किप कर देंगे, क्योंकि 1 साल से जैसे ही ज़्यादा वो होगा तो उस पर जितना भी कैपिटल गेन हुआ होगा वो आपका एक तरीके से वो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए एलिजिबल हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उस पर नहीं लगेगा। तो इसको अगर कोई भी म्यूचुअल फंड यूनिट आप परचेज करते हैं तो कम से कम 1 साल से ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं तो ये आप पर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन इसको भी लेकर के लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है, जैसे कि अगर आप 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करने के दौरान जब आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे 1 साल बाद अगर आप निकालेंगे तब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आप पर नहीं लगेगा। लेकिन आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जनवरी 2023 में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया एसआईपी के माध्यम से, यानी हर महीने उनका एसआईपी जा रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये अब तक मान लीजिए जब तक हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक ये उनका एसआईपी चल रहा है और जनवरी 2024 में जाकर के इनको 1 साल कंप्लीट हो चुका है इस एसआईपी का। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि चूंकि हमारा 1 साल कंप्लीट हो गया और पूरा पैसा हम निकालेंगे तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो होता है, जो एसआईपी का हर एक महीने आपका इंस्टॉलमेंट कट रहा है, वो एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो जब आप जनवरी 2023 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए थे और जनवरी के अंतिम में जाकर के जब अपना विड्रॉल लेंगे तो केवल जनवरी वाला जो इंस्टॉलमेंट था उसको केवल एक साल कंप्लीट हुआ है, फरवरी वाले को अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, मार्च वाले को, अप्रैल वाले को और पूरा आप
दिसंबर 2023 तक का जितना भी इंस्टॉलमेंट कटा है उसको अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जितना भी इंस्टॉलमेंट जिसे 1 साल का कम समय हुआ है और उस पर जितना आपको गेन हुआ होगा उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। मतलब कि एसआईपी के कंडीशन में प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का अगर आपका 1 साल कंप्लीट हुआ है तब जाकर के आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट ऐसा है जिसे 1 साल से कम आपने होल्ड किया है तो जो भी उस अमाउंट पर जिस इंस्टॉलमेंट पर अभी 1 साल से कम का समय हुआ है उस पर जितना भी आपको गेन मिला होगा उसका 20% आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, इसके साथ ही साथ अगर आप 1 साल से कम होल्ड करते हैं तो आपको एग्जिट लोड भी पे करना पड़ता है। जो भी अमाउंट आप निकालेंगे उसका कम से कम 1% आपको देना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ों से बचने के लिए आप एटलीस्ट 1 साल से ज़्यादा ही होल्ड रखिए, आपका एग्जिट लोड भी नहीं लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को। इसको हम चाहकर भी एक तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये हम पे लगेगा ही लगेगा, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा हमें एग्जम्पशन दिया गया है कि 1,25,000 तक का अगर 1 साल में आपको कैपिटल गेन हो रहा है 1,25,000 तक, और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं। 1,25,000 तक का अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है तो इसे एक तरीके से माफ कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख हुई, कैपिटल गेन से 5 लाख हुई, तो उस 5 लाख में से 1,25,000 पहले माइनस कर दिया जाएगा, तो कितना बचा? 3,75,000। अब जो 3,75,000 इतना हमारा माना जाएगा कि इतना हमें उस फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल गेन हुआ है, और चूंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इस पर हमें 12.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जो टोटल कैपिटल गेन हो रहा है उसको पहले 1,25,000 माइनस कर दिया जाएगा और जो भी बचा कैपिटल गेन उस पर हमें 12.5% का यहां पर टैक्स पे करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो गया? जो प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में हमें 1,25,000 तक का एग्जम्पशन दिया गया है कैपिटल गेन में, इसी टैक्स के एग्जम्पशन को कंसीडर करके हम लोग टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब यहीं से टैक्स हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कि आज आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, आज से 20 साल बाद जाकर के आप क्या कर रहे हैं? उस म्यूचुअल फंड यूनिट को बेच रहे हैं। तो आपने क्या किया? 20 साल तक होल्ड रखा और 20 साल में 20 बार आपको मौके मिलते इस 1,25,000 का फायदा उठाने के लिए। 20 साल में 20 बार आपको मौके मिलते, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर में आप 1,25,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर एग्जम्पशन है आपको। तो अगर आप इन 20 सालों में 1,25,000 का फायदा केवल ले रहे होते तो 20 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो देखते हैं कितना वैल्यू आता है। देखिए ये जीरो हटा देता हूं तो यहां पर ये 10 आ जाएगा, 12.5 गुणे 2 करेंगे तो ये 25 आएगा, यानी कि 25 लाख कैपिटल गेन ऐसा होता जिसे आप टैक्स देने से बच जाते। लेकिन चूंकि आपने यहां पर टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं किया तो ये जो 25 लाख जो आप बचा सकते थे एक्चुअली उसे आपने नहीं बचाया और इसे लॉन्ग टर्म के लिए आपने होल्ड रखा। तो ये 25 लाख जो आप निकाल करके फिर से री इन्वेस्ट करते, अगर आपने नहीं किया तो ये 25 लाख भी तो ग्रो कर रहा होगा। तो ये ग्रो करते करते हो सकता है 50 लाख हो चुका हो। अब इस 50 लाख पर जब आप लास्ट में पैसा निकालेंगे तो इसमें से 1,25,000 माइनस करके बाकी का जो अमाउंट बचा 48,75,000 उस पर 12.5% का आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? इसको चलिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। एसआईपी कैलकुलेटर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहां पर 25,000 मैं मंथली इंस्टॉलमेंट सेट करता हूं। 15% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर माने तो आने वाले 20 वर्षों में जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो 60 लाख का हो जाएगा, और इस 60 लाख पर हमें जो रिटर्न मिलेगा वो 3.25 करोड़ के आसपास मिलेगा, और जो टोटल हमारा कॉर्पस बन जाएगा वो 3,78,00,000 के आसपास बन जाएगा। अब जो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा वो जो हमें रिटर्न मिलता है जिसे आप कैपिटल गेन बोलते हैं उसी पर हमें पे करना पड़ता है। तो ये जो हमारा कैपिटल गेन हुआ, अब देखिए ये जो चूंकि एसआईपी के थ्रू मैंने कैलकुलेट किया है तो इसमें कुछ ऐसे इंस्टॉलमेंट भी होंगे जिनको 1 साल से कम का समय हुआ होगा, वो हालांकि बहुत कम होंगे, करोड़ों में चूंकि हम लोग यहां पर डील कर रहे हैं, इस वजह से मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं चीजें आप समझ पा रहे होंगे। ये कैलकुलेशन में वो भी ऐड होंगी, लेकिन कैलकुलेशन को सिंपल और थोड़ा सा समझने के आसान बनाने के लिए मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं। वो भी कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर होगा, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है? चलिए, तो ये जो टोटल हमारा कैपिटल गेन हुआ, इस कैपिटल गेन में से जब हम लोग निकालेंगे आज से 20 साल बाद, तो आज के नियमानुसार 1,25,000 को ही अगर हम लोग कंसीडर करें कि हमें एग्जम्पशन मिलेगा, तो जो टोटल ये कैपिटल गेन हुआ इसमें से 1,25,000 हमारा माइनस करके और बाकी का जो अमाउंट बचेगा उस पर हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। चलिए इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो टोटल कैपिटल गेन हुआ था वो हुआ था 3,98,18,874 रुपए का। इसमें से जब हम लोग रिडीम करेंगे तो उस फाइनेंशियल ईयर का 1,25,000 हमें टैक्स में एग्जम्पशन मिल जाएगा टोटल कैपिटल गेन का। तो यहाँ पर जब हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आती है वो आती है 3,96,00,000 और
₹93,874, ठीक है। अब इस टोटल अमाउंट पर हमें 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। मैंने 12.5% कैलकुलेट किया। अब आपके स्क्रीन पर आंकड़े हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 49,61,000। मोटा मोटी अगर मैं राउंड फिगर कर देता हूं तो 50 लाख आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है अगर आप पूरे पैसे को एक बार में निकालते हैं तो। सोच लीजिए, 50 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इस टैक्स लाइबिलिटी से बचने के लिए जिस तरीके से आप एसआईपी मोड में हर एक महीने कुछ कुछ पैसा डाल रहे हैं, उसी तरीके से जब आप पैसा विड्रॉल करते हैं तो आपको एक बार में पूरा पैसा नहीं निकाल लेना चाहिए। उसको आप मंथली बेसिस पर धीरे धीरे करके पैसा निकालिए। तो या तो आप एसडब्ल्यूपी के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो हर एक फाइनेंशियल ईयर में जो हमें 1,25,000 तक का एग्जम्पशन दिया गया है उसका आप लाभ ले सकते हैं। इसको कैसे करना है, मान लीजिए कि आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, आप 3, 4, 5 कितने भी फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों ना किए हो, आप अपना टोटल XIRR रिटर्न देखिएगा। अगर वो 20% से ज़्यादा दिख रहा है, मतलब 20% अगर मैं मान रहा हूँ, 20% ही अगर आपको दिख रहा है, तो अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख है और 20% अगर हम लोग टोटल 5 लाख का निकालें तो कितना आएगा, 1 लाख आएगा। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 5 लाख है, इस पर कैपिटल गेन हमें हुआ कितना, 1 लाख का। तो टोटल जो हमारा अमाउंट बन गया वो कितना बन गया, टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट मिला करके 6 लाख बन गया। यानी कि हम कितना पैसा निकालें, क्योंकि आप जो पैसा निकालेंगे वो अमाउंट में निकालेंगे, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी होगा और ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी होगा। तो अगर हमें 20% का रिटर्न मिलता है और 6 लाख रुपया अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो उसमें से 1 लाख जो है वो आपका कैपिटल गेन हो गया और 5 लाख जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैं और बढ़ा देता हूं। अगर मैं इसको 6 लाख कर देता हूं और 6 लाख पर अगर हमें 20% मिले तो कितना हो जाएगा, 12×6 = 72, यानी कि 7,20,000 हो जाएगा। 7,20,000, 7,20,000 अमाउंट हो जाएगा। ये हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग 7,20,000 निकालें, 20% ही रिटर्न मिले, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 6 लाख। यानी कि अब ये जो है वो 1,20,000 जो हमें यहाँ पर गेन हो रहा है वो लगभग 1,25,000 के अंदर है। तो अगर हम 7,20,000 रुपया निकालते हैं किसी फाइनेंशियल ईयर में तो हमारा इस 1,25,000 के अंदर है, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी, 0 बनेगी। तो 7,20,000 हम लोग निकाल लेंगे, जिसमें से प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो हमारा 6 लाख होगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब 7,20,000 जब हम लोग निकालेंगे तो 7,20,000 को तुरंत हम लोग को इन्वेस्ट भी करना होगा, क्योंकि हमें ऐसे इन्वेस्टमेंट करना है कि हमारा जो कंपाउंडिंग है वो भी इफेक्ट ना हो। अब इसके लिए जरूरी क्या है, जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था, अगर मैं आपको कैलकुलेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूं कि मान लीजिए कि मैं यहां पर एसआईपी छोड़ करके वन टाइम इन्वेस्टमेंट मानता हूं ताकि कैलकुलेशन आपको आसानी से समझ में आए। एसआईपी में भी इसी तरीके से कैलकुलेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 6 लाख इन्वेस्टमेंट किया एक बार में, 6 लाख आपने एक बार में इन्वेस्टमेंट किया। उस समय एनएवी जो चल रहा था किसी भी म्यूचुअल फंड में आपने किया वो 100 रुपये का चल रहा था। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट आपको कितने मिल गए, टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो है वो आपको मिल जाएंगे। इस टोटल अमाउंट में एनएवी से हम लोग डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। टोटल जो हमें यूनिट मिल जाएगा वो 6,000 यूनिट मिल जाएगा। अब हमारी जो कंपाउंडिंग है वो कैसे इफेक्ट नहीं करेगी, जब हम लोग पैसा निकालें और पैसा डालें और ये जो यूनिट है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहे, यानी ना तो बढ़े ना तो घटे, तो हमारा जो कंपाउंडिंग है वो इफेक्ट नहीं करेगा। अब इसके लिए मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन आप पैसा निकालेंगे 7,20,000, उसी दिन तुरंत पैसा आप डाल भी देंगे। यानी आपको जो पैसा निकालने का एनएवी मिल रहा है और जो पैसा डालने का एनएवी मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। उम्मीद करता हूं चीजें समझ पा रहे होंगे आप। अब जो ये इन्वेस्टमेंट किया आपने 100 रुपया एनएवी पर, हो सकता है ये बढ़ गया हो, क्योंकि आपको रिटर्न मिला तो जाहिर सी बात है एनएवी बढ़ा हो। तो अगर मैं ये मान लूं कि अब एनएवी का रेट 120 रुपया हो गया, 120 रुपया हो गया एनएवी का रेट, तो 120 रुपये पर उसी दिन हम 7,20,000 रुपया निकालेंगे भी और उसी दिन 7,20,000 रुपया डालेंगे भी। अब इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। 7,20,000 में अगर उस दिन का एनएवी 120 से मैं डिवाइड कर देता हूं तो देखिए ये इससे कट जाएगा, 12×6 = 72 और ये जो यूनिट आएगी वो 6,000 आएगी। 6,000 यूनिट हमें बेचना पड़ेगा 7,20,000 रुपया निकालने के लिए। और अगर उसी दिन 7,20,000 हम लोग डाल देते हैं और 120 के एनएवी पर, तो हमें तुरंत यूनिट कितना अलॉट हो जाएगा, 6,000। अब यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि अगर उसी दिन आप पैसा निकाल करके उसी दिन पैसा डाल दे रहे हैं तो आपका जो यूनिट है वो बिल्कुल फिक्स रह रहा है। और जब यूनिट फिक्स है तो आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि 7,20,000 तो यहां पर बहुत बड़ा अमाउंट है, हमारे पास इतना एकमुश्त पैसा तो होता नहीं है। जाहिर सी बात है, आप जो इमरजेंसी फंड अपने लिए कलेक्ट करके रखे हुए हैं उसे आप यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका जो पैसा आपने डाला 7,20,000, जब आप पैसा निकाल रहे होंगे तो 3 से 4 वर्किंग डे में आपके पास वो इमरजेंसी फंड फिर से आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में।
आपके मन में सवाल आएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि उसी दिन पैसा डालना, उसी दिन पैसा निकालना। इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए आप पैसा आने का वेट करेंगे तो 3 से 4 वर्किंग डे का समय लगता है। 4 दिन बाद मार्केट मान लीजिए ऊपर चला गया तो उतना ही पैसा को जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो जो यूनिट आपको मिल रहा है वो घट जाएगा और उसकी वजह से आपकी कंपाउंडिंग वहां पर इफेक्ट कर रही होगी, मतलब कि आपका कंपाउंडिंग वहां पर निगेटिव तौर पर प्रभावित हो रहा होगा। इसी वजह से आप या तो आपके पास इमरजेंसी फंड है उसका यूज कर सकते हैं, या फिर आपको जरूरी नहीं है कि ये 7,20,000 आप एक बार में करें। आप 1 लाख भी अगर आपके पास है तो इस टैक्स हार्वेस्टिंग का लाभ आप 1-1 लाख करके कर सकते हैं। जैसे कि आप 1 लाख एक बार में ये टैक्स हार्वेस्टिंग करिए, जब 1 लाख आपके पास फिर से बैंक अकाउंट में आ जाएगा फिर से आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर दीजिए, मतलब 4-5 दिन का समय लगेगा, उसके बाद ये फिर से आप प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर के जो हमें नंबर ऑफ यूनिट है वो कांस्टेंट रखना है। अब ये तभी पॉसिबल होगा जब आप उसी दिन खरीदेंगे और उसी दिन बेचेंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे ही मार्केट खुला 9 सवा 9 बजे, आप 9:30 बजे उस दिन जो भी एनएवी चल रहा हो, अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है और 1,25,000 तक का कैपिटल गेन वाला जो हमें एग्जम्पशन मिला है उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो जिस दिन भी मार्केट 9:15 बजे खुले उसके तुरंत बाद आप उसी दिन मार्केट खुलते ही 1 लाख पैसा डालिए और 1 लाख पैसा निकाल लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको उसी दिन का एनएवी पैसा डालने और पैसा निकालने पर मिलेगा, जिससे आपका जो नंबर ऑफ यूनिट है वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहेगा। यहां तक डाउट आपके बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे, मैं समझता हूं। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पहले 6 लाख था, जिस पर 20% जब हमें रिटर्न मिला तो टोटल अमाउंट जो हमारा बना वो 7,20,000 बना। तो अब जब हम लोग पैसा निकाल करके फिर से लगा देंगे तो ये जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पहले 6 लाख था वो अब बढ़ करके प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा? अब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 7,20,000, 7,20,000 हो जाएगा। चूंकि जो कैपिटल गेन हमें 1,20,000 का हुआ था वो कैपिटल गेन हमारे प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो चुका है, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर में हमारा प्रिंसिपल जो अमाउंट है 6 लाख ना रह करके अब 7,20,000 हो गया। अगले साल मान लीजिए हमें फिर से रिटर्न मिला 20% का, तो इस पर 20% हमारा कैलकुलेट होगा और उसके बाद हमारा कैपिटल गेन वहां पर कैलकुलेट होगा। तो हर एक फाइनेंशियल ईयर में आपको खुद से ये देखना होगा कि आपको रिटर्न कितना मिला और उसके हिसाब से कितना हम अमाउंट कैलकुलेट करके निकालें, ताकि जो 1,25,000 है उसके अंदर ही हमारा पैसा निकले और कोई भी टैक्स लायबिलिटी आपकी नहीं बनेगी, 0 रुपया टैक्स लायबिलिटी बनेगा। नो डाउट आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप सैलरीड पर्सन है या फिर अच्छे खासे इनकम जनरेट कर रहे हैं तो वहां से आप आईटीआर फाइल कर रहे होंगे। तो आपको यहां से जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको ये डेटा दिखाना पड़ेगा कि मुझे इतना कैपिटल गेन हुआ है, लेकिन चूंकि वो 1,25,000 के अंदर ही होगा तो आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो 0 रुपए बनेगी। ये मैं ऐसे पर्सन के लिए बता रहा था जिनकी सैलरी से जो उनका टोटल न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 7 लाख कंप्लीट हो जा रहा है, उनके लिए ये प्रोसेस करना है। अब जिनकी सैलरी 7 लाख से कम है उनको और ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल सकता है। कैसे, इसको समझते हैं। अब जैसे सर का जो प्रश्न था 7 लाख तक जिनकी सैलरी है वो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि हर एक फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 तक का वो पैसा निकाले। कैपिटल गेन की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल अमाउंट तो आपका कैपिटल गेन मिला करके आता है ना, तो ये मैं कैपिटल गेन की बात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो टोटल आप इस तरीके से अमाउंट निकालेंगे जिसमें कैपिटल गेन 1,25,000 तक के अंदर का हो और उसी दिन आप इन्वेस्ट कर देंगे, तो आपका सैलरी से इनकम अगर 7 लाख तक का भी है तो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो 0 रुपए बनेगी, क्योंकि ये जो अमाउंट है 1,25,000 वो इस अमाउंट में जाकर के नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इतना अमाउंट तक का तो आपका एग्जम्पशन दिया गया, छूट दिया गया, तो ये अमाउंट इसमें जाकर के नहीं जुड़ेगा। इस वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। क्योंकि ये अमाउंट जुड़ने से पहले जो कैपिटल गेन हुआ उससे पहले ये एडजस्ट किया जाता है 1,25,000 से। अब 1,25,000 से ऊपर जो आपका एक्सीड हुआ वो इस अमाउंट में जो टोटल आपका इनकम था 7 लाख उसमें जाकर के जुड़ता है। पहले ये एग्जम्पशन का लाभ मिलेगा, उसके बाद इसके बियॉन्ड जो हमें कैपिटल गेन होगा वो जाकर के इसमें जुड़ता है। उम्मीद करता हूं चीजें आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब ऐसे पर्सन की बात कर लेते हैं जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम सैलरी से या फिर बिजनेस से है, जो कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, लेकिन उनकी जो सैलरी और बिजनेस से सोर्स ऑफ इनकम है वो टोटल इनकम 7 लाख से कम है। तो उनके लिए जो 1,25,000 तक का जो लिमिट है, एग्जम्पशन है, वो और बढ़ सकता है, क्योंकि जो टोटल, ध्यान से सुनिए, जो टोटल हमारा कैपिटल गेन होगा वो हमारा मेन इनकम में जाकर के जुड़ता है, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो स्पेशल लगता है। कैसे, इसको मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूं। आप अपने स्क्रीन पर एक आईटीआर का डेटा देख पा रहे होंगे जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर का है। उनके द्वारा बिजनेस से उनको अर्निंग हुई थी उस फाइनेंशियल ईयर में 1,80,000 का, और जो कैपिटल गेन हुआ था आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यही वो म्यूचुअल फंड वाला कैपिटल गेन है। इस पर कैपिटल गेन एक फाइनेंशियल ईयर में उनको 8,506 रुपये का हुआ था। तो कायदे से अगर हम लोग ये माने कि ये जो है अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इन पर इनको टैक्स देना होगा, लेकिन इनकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो 0 बनी है। कैसे, अभी मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखाता हूँ। यहां पर देख सकते हैं इनकम टैक्स लायबिलिटी, यहां पर आपको 0 शो कर रहा होगा, और टैक्स पेड यहां पर भी आपको 0 शो कर रहा होगा। यानी कि भले हमारा कैपिटल गेन हुआ, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म हो, अगर टोटल इनकम 7 लाख से कम है
तो हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, जीरो बनेगी। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो हमें कैपिटल गेन हो रहा है, ध्यान से सुनिए, जो हमें कैपिटल गेन हो रहा है 1,25,000 तक का, अगर इसके बियॉन्ड जाकर के अगर हमारी सैलरी से इनकम मान लीजिए 3 लाख है और 4 लाख हमें कैपिटल गेन हो गया, टोटल हमें कैपिटल गेन मान लीजिए 5,25,000 हो गया, तो पहले 1,25,000 छूट मिलेगा, तो इसमें से 1,25,000 घटाएंगे तो 4 लाख बचा। अब ये 4 लाख आपके टोटल इनकम में जुड़ेगा तो टोटल इनकम 7 लाख हो गया। अब 7 लाख पर देखा जाएगा, चूंकि 7 लाख तक आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो बनेगी, इस वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो बनती है। तो ऐसे पर्सन जिनका इनकम 7 लाख से कम है वो इस लिमिट के बियॉन्ड और ज़्यादा इसका लाभ ले सकते हैं। अब मैं इनका टोटल आईटीआर दिखाता हूं जिससे और ज़्यादा आपके डाउट क्लियर होंगे। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो है उनको बिजनेस से इतना अर्निंग हुआ, इतना उनको कैपिटल गेन हुआ, इतना उनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे आप बैंक में एफडी कराते हैं तो उस पर जो रिटर्न मिला या फिर कहीं और से आपको अर्निंग हो रही है, वो सब अदर सोर्सेज में चले जाते हैं। तो सबको जोड़ करके इनका जो नेट इनकम बना एक फाइनेंशियल ईयर में, वो केवल 2,24,045 रुपये का बना। चूंकि ये 7 लाख के अंदर है, इसलिए भले ही आपको कैपिटल गेन क्यों ना हुआ हो, लेकिन टोटल इनकम आपकी 7 लाख से बियॉन्ड नहीं जा पा रही है, इस वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो बनेगी। इससे आप समझ पाएंगे कि अगर आपका बिजनेस से और सैलरी से इनकम केवल 3 लाख तक का है तो आप 4 लाख तक का कैपिटल गेन का लाभ ले सकते हैं। और इसके लिए अगर आप 5,25,000 तक का कैपिटल गेन भी निकालते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वहां पर 1,25,000 तक का तो आपको छूट मिल जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग 4 लाख कैपिटल गेन हुआ वो आपके मेन सोर्स ऑफ इनकम में जाकर के जुड़ेगा, जो कि 7 लाख टोटल हो गया। बावजूद इसके चूंकि 7 लाख तक हमारी टैक्स लायबिलिटी जीरो है, हमारी टैक्स जीरो बनेगी, तो हमारा टैक्स 0 रुपया बनेगा। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, डायरेक्ट टैक्स कोड को लेकर के सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और मे भी अगले जो बजट पेश होने वाला उसमें इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। डायरेक्ट टैक्स कोड जैसे ही लागू होगा तो जितने भी हमारे स्पेशल रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जितना भी आपका इनकम होगा कैपिटल गेन से, जो म्यूचुअल फंड बेच करके आपको कैपिटल गेन होगा, वो सब कुछ आपका अभी भी वैसे मेन सोर्स ऑफ इनकम में ही जुड़ रहा है, उस समय भी मेन सोर्स ऑफ इनकम में ही जुड़ेगा। लेकिन अभी जो हमें इंटरेस्ट रेट पे करना होता है वो 12.5% पे करना होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। और जब ये डायरेक्ट टैक्स कोड लागू हो जाएगा उसके बाद हमें जो स्लैब के अकॉर्डिंग जो हमारा इंटरेस्ट लगता है वो हमें पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका इनकम 15 लाख से ऊपर जाता है तो आपको 30% ब्रैकेट में आप आ जाएंगे। मतलब कि अभी आप केवल 12.5% टैक्स दे रहे हैं, उस समय आप 30% टैक्स दे रहे होंगे अपने कैपिटल गेन पर। इसलिए जो टैक्स हार्वेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है भविष्य को देखते हुए, क्योंकि आप जितना टैक्स पे करेंगे अगर उसको समय समय पर उसको हार्वेस्ट करते रहेंगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो बनेगी और भविष्य में जाकर के एकाएक आपके ऊपर लाखों रुपए का बोझ नहीं आएगा टैक्स पे करने के लिए। अभी जो वर्तमान में टैक्स स्लैब है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे, जब जो डायरेक्ट टैक्स कोड लागू करने की बात की जा रही है, अगर वो लागू हुआ तो इसी टैक्स स्लैब के अंतर्गत आप पर टैक्स लगाया जाएगा। हो सकता है भविष्य में इसका कुछ रेंज बदला जाए, लेकिन इसी प्रकार से टैक्स होगा। अभी जो हमारा कैपिटल गेन हो रहा है वो मेन इनकम में काउंट तो हो रहा है, लेकिन उस पर रेट जो हमें देना पड़ेगा वो 12.5% फिक्स है। लेकिन जब ये डायरेक्ट टैक्स कोड लागू हो जाएगा तो 12.5% को खत्म कर दिया जाएगा, और जो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर रेट लगेगा टैक्स का, उस रेट से हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, एक बार कैलकुलेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का इनकम 10 लाख है तो कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है, पहले 3 लाख पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। टोटल 10 लाख इनकम हो रही है जिसमें 3 लाख पर कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 6 लाख तक कितना अमाउंट हुआ, 3 लाख से 6 लाख, टोटल 3 लाख हुआ, इस पर हमें 5% का टैक्स देना होगा। अब ये जो 3 लाख हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, 3 लाख हो रहा है, अगर इसका 5% अगर हम लोग निकालें तो कितना आता है, ये आता है 15,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद से अगले 6 लाख से 9 लाख तक फिर से 3 लाख हुआ, इस पर हमें 10% का टैक्स देना पड़ेगा। अब 3 लाख का 10% अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वो आएगा 30,000 रुपये। ठीक है, और इसके बाद से अगला जो 1 लाख बचा हमारा टोटल इनकम का, 9 लाख से 12 लाख यानी इसी स्लैब में आएगा, तो जो 1 लाख बचा उस पर हमें 15% का टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी 15,000 यहां से बनेगा। यानी हमारी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनेगी, अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो 15 ये 30 45 और 15 ये 60,000 आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी अगर आप साल का 10 लाख रुपया कमाते हैं तो। ठीक है, अब जब ये कैपिटल गेन की बात आ रही है तो अब ये चूंकि इसी टैक्स स्लैब में जुड़ने लगेगा, उसके बाद से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अब जब डायरेक्ट टैक्स कोड लागू हो जाएगा और इसी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग अगर हमारी टैक्स लगने लगे तो एक बार कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो टोटल हमारा
करोड़ों में कैपिटल गेन हुआ था, उसके हिसाब से हम लोग इस वाले स्लैब में आने लगेंगे। और इस वाले स्लैब में आने की वजह से 15 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट जाएगा उस पर हमें 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये कुछ टैक्सेशन पहले से ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, हालांकि कुछ 1000 रुपया आएगा, इसको मैं यहाँ पर इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग करोड़ों में डील कर रहे हैं, तो वो अमाउंट ज़्यादा हमारे लिए मेजर अमाउंट होगा। ठीक है, तो मैं जो टोटल कैपिटल गेन हुआ था 3 करोड़ समथिंग का, उसमें से पहले 1,25,000 घटाता हूं, उसके बाद से 15 लाख और घटाएंगे क्योंकि 15 लाख ऊपर हमने ऑलरेडी टैक्स पे कर रखा होगा। बाकी का जो अमाउंट बचा उस पर हमें 30% टैक्स देना होगा। अभी जो हमारा टैक्स लग रहा था अभी के नियम के अनुसार, तो हमें टोटल जो हमारा कैपिटल गेन हुआ था, जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो देखा था 3,98,00,000 वाला जो कैपिटल गेन हुआ था, उस पर हमें इतने का टैक्स पे करना पड़ रहा था, यानी मोटा मोटी 50 लाख के आसपास, अगर आप एक बार में पैसा निकालते हैं तो। और अब अगर डायरेक्ट टैक्स कोड लागू हो गया तब कितना पे करना पड़ेगा उसको एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो टोटल हमें कैपिटल गेन हुआ था 3,98,18,874 रुपये, इतना टोटल हमें कैपिटल गेन हुआ था। इसमें से पहले तो 1,25,000 मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ, उसके बाद से जो 15 लाख है जो ऊपर टैक्स स्लैब के अनुसार हमने टैक्स पे कर रखा होगा उसको मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ। तो 15 लाख और मैं माइनस कर देता हूँ। ठीक है, 15 लाख माइनस करने के बाद से अब जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आती है वो 3,81,93,874 रुपये आती है। इस पर हमें 30% का टैक्स पे करना होगा, तो यहां से मैं 30% कैलकुलेट कर देता हूं। अब जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आती है जो हमें टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,14,58,162 रुपया आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी अगर न्यू टैक्स जो कोड है, जो टैक्स डायरेक्ट टैक्स कोड है वो लागू हो गया और 30% वाले ब्रैकेट में अगर आप आने लगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी करोड़ों में टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। इसको बचने के लिए और इससे टैक्स को बचाने के लिए एक ही तरीका है कि आप समय समय पर टैक्स हार्वेस्टिंग करिए। समय समय पर जो भी आपको 1,25,000 तक का आपको बेनिफिट दिया गया है, एग्जम्पशन दिया गया है, उस एग्जम्पशन का लाभ उठाइए और 1,25,000 तक का जब आप हर एक फाइनेंशियल ईयर में करेंगे तो जो गेन आपका 1,25,000 तक का हुआ था वो आपका प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद से उसको आप होल्ड करिए। फिर अगले कुछ साल बाद अगर आपको फिर लगता है कि आपका कैपिटल गेन बढ़ रहा है तो आप फिर उसको टैक्स हार्वेस्टिंग कर लीजिए। इससे यूनिट आपका बिल्कुल फिक्स रहेगा। यूनिट जब फिक्स है तो आपकी टैक्स एक तरीके से जो कंपाउंडिंग है वो इफेक्ट नहीं करेगी। और हाँ, एक बात और विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, जब आपको फाइनल जब रिडीम करना हो उससे 2-3 साल पहले तक ही आप टैक्स हार्वेस्टिंग करिएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने टैक्स हार्वेस्टिंग किया तो जब आप एंट्री ले रहे हैं तो उस समय के एनएवी के रेट के हिसाब से एंट्री ले रहे होंगे। उस समय के एनएवी के रेट के हिसाब से जब आप एंट्री लेंगे तो मान लीजिए 1 साल 2 साल मान लीजिए नेगेटिव रिटर्न भी अगर मार्केट दे रहा है, तो अगर आपके पास 2-3 साल का टाइम पीरियड है तो उस एनएवी से जब आप ऊपर जाएंगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 रुपया पर एंट्री लिया था स्टार्टिंग में, 120 रुपया पर आपने मान लीजिए कि टैक्स हार्वेस्टिंग किया। अब टैक्स हार्वेस्टिंग करने के बाद से जो आपका एंट्री पॉइंट हुआ, यानी जब आपने इन्वेस्टमेंट किया वो तो ये हो गया। अब इससे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपने टैक्स बचाने के लिए जो अपना प्रॉफिट बुक किया उसके हिसाब से आपकी एंट्री पॉइंट अब 120 रुपया हो गई। अब आप जब फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो 120 रुपया एनएवी से ऊपर रहेगा तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो आपको तो लॉस होने लगेगा। एक्चुअली में वो लॉस केवल हमारे माइंड को एक तरीके से ट्रिगर करने के लिए होता है। अगर आप ये सोचिए 120 से नीचे जाकर के 118 रुपया हो गया तो आप सोचेंगे कि हमें पर यूनिट एनएवी पर 2 रुपये का लॉस हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो लॉस नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट से देखेंगे तो 100 रुपया से आपने एंट्री लिया था और अभी भी आप 18 रुपया प्रॉफिट पर है पर यूनिट, लेकिन चूंकि आपने टैक्स यहां पर हार्वेस्टिंग कर लिया इसलिए इस पॉइंट से आप सोच रहे हैं। अगर इस पॉइंट से आप सोचेंगे तो आप अभी भी 18 रुपये प्रॉफिट में है। अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं तो आपको तो टैक्स पे करना पड़ता, और अगर टैक्स हार्वेस्टिंग कर लिए और कुछ बाद में जाकर के एनएवी घट भी जा रहा है तो भी आप देखेंगे तो टैक्स जितना आपने बचाया उतना से अभी भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस तरीके से आपको सोचना है। और ये चीज़ें आप अगर नहीं करना चाहते हैं कि 120 रुपया से 118 रुपये पर है तो कम से कम 2-3 साल पहले तक आप टैक्स हार्वेस्टिंग बंद कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि 2-3 साल आपके पास मार्जिन समय रहेगा। जब आप पूरा पैसा निकालना चाहेंगे उस समय मार्जिन समय रहेगा, और इस मार्जिन टाइम में मार्केट अगर थोड़ा वोलेटाइल भी होता है तो एटलीस्ट 3 साल में ये ऊपर ही चला जाएगा। तो जब आपने टैक्स हार्वेस्टिंग किया, मान लीजिए 120 रुपये पर किया, अगर 121 रुपये भी होता है तो जितना आपने पैसा एक तरीके से इन्वेस्ट किया होगा उससे ज़्यादा ही बढ़ करके आपको देखने को मिलेगा। तो ये टोटल माइंड गेम है और इसके हिसाब से अपना खुद का पर्सनल टू पर्सनल अलग अलग कैलकुलेशन हो सकता है। इंडिविजुअल के लिए ये अलग अलग कैलकुलेशन हो सकता है क्योंकि उनका XIRR रिटर्न कितना मिल रहा है, इसके साथ ही साथ उनका कैपिटल कितना है, उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट कितना लगाया था, तो सबके लिए कैलकुलेशन अलग होगा। उम्मीद करता हूं चीजें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी होंगी। बावजूद इसके इन सबसे रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।